स्टाइलो जी, सबसे पहले तो आपके नाम के पीछे की हिस्ट्री क्या है? स्टाइलो मतलब इतना स्टाइलिश नाम कैसे पड़ा आपका? थैंक यू सो मच। मेरा नाम साइलो मंडावी है। साइलो मतलब एक गोंडी शब्द से मेरा नाम रखा गया है, क्योंकि मैं गोंड जनजाति से हूँ, तो मेरा नाम साइलो मंडावी है। और जो आप सभी जानते हैं, बस्तर क्षेत्र में घोटुल की परंपरा रही है, तो वहाँ देखिएगा महिलाओं के नाम होते हैं दुलोसा, बेलोसा, साइलो, तो मैं हाँ। वैसी ही एक साइलो हूँ। अच्छा, गोंड जनजाति की आप बात कर रहे हैं। गोंड जनजाति को लेकर अब क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा तो हो गया, अब हम बात करेंगे जल, जंगल, जमीन के संरक्षण की, लेकिन साथ ही विकास की। तो बतौर आईएफएस आप क्या सोचती है कैसे संभव हो पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एनवायरनमेंट भी। राइट। क्योंकि मेरा बचपन मेरे दादी आजी के साथ बीता है, और मैं देखती थी मेरी आजी सुबह से उठ के जाती थी, महुआ बिनती थी, पान तोड़ने जाती थी, कभी कभी हम भी उनके साथ पान तोड़ने चले जाते थे। सब ग्रुप में जाते थे, लेडीज़ सब डिस्पर्स अलग अलग हो जाती थी, पत्ता पान तोड़ के आती थी, वहाँ बढ़िया बैठ के फिर पत्ता को वहीं बांधती थी, और पेच पीते थे, आम का चटनी खाते थे, घर वापस आके आंगन में पत्ता बैठ के बांधते थे, गड्डी बांधते थे। तो ये सब चीज़ों को मैंने देखा है और महसूस किया है कि ट्राइबल इकोनॉमी पूरी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है पूरी वन पे निर्भर है। तो मुझे शुरू से ही ये था कि हम लोगों को जो ट्राइब्स हैं उनकी जो, आप देखिए, जो उनका पैसा जमा करती हैं तेंदुपत्ता से, वो उसको साल भर चला लेती हैं। तो ये है। तो लेकिन इसके साथ साथ आज डेवलपमेंट के दौर में जो आपका प्रश्न है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमी, एनवायरमेंट बैलेंस, ये दोनों बहुत आवश्यक है, जिसके लिए शासन के नियम भी है, निर्देश भी हैं, जिसके हम पालन कर रहे हैं, और दोनों को साथ साथ पैरेलल रखते हुए हम काम कर रहे हैं। आपकी दादी वन में जाती थी महुआ तेंदुपत्ता बीनने के लिए, आज उनकी पोती उसी विभाग में कार्यरत है। जोरदार तालियां हो जाए। कुछ कर दिखाने की जो हिम्मत होती है, जो जज्बा होता है, उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। अच्छा, हम बात शिक्षा सम्मान की कर रहे हैं। शिक्षा में आपने भी बड़ी रोलर कोस्टर राइड देखी है। स्टेट पीएससी आपने दिया, लेकिन तब भी आपका मन नहीं भरा। और देखिए, मेरे पास तो लिस्ट लंबी है। तहसीलदार में आपका चयन हो गया था, लेखा सेवा में आपका चयन हो गया था, लेकिन आपने यूपीएससी क्रैक करने के बाद ही सांस ली। कैसे खुद को मोटिवेटेड रखती थी आप? क्योंकि पहले तो लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई बस हो गया हमारा। जी, 2007 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद मैंने इकोनॉमिक जो आर्थिक समस्याओं का भी हम लोगों ने सामना किया। जी। उस दौरान मैंने एक, आप मिस कर रही हैं, शिक्षाकर्मी, मैं शिक्षाकर्मी भी रही। जो ये कोंडा गांव से मर्दापाल रोड है, उस बीच में एक संबलपुर स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ाने जाती थी। तो इसके पहले जब मैं पीएससी थी, उसके पहले मैं शिक्षाकर्मी रही। शिक्षाकर्मी के बाद स्टेट पीएससी से मेरा सिलेक्शन अधीनस्थ लेखा सेवा, तहसीलदार और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ। तो जब मैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करने के लिए कोयम्बतूर गई, जहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है, तो मुझे समझ में आया अच्छा आईएफएस भी कोई पद होता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मैंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, और मैंने क्रैक कर लिया। अच्छा, गोंड जनजाति से आप आती है, कोई ऐसी चीज है जो आपने विरासत में पाई हो और आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इस चीज को पहचाना जाए गोंड जनजाति की? जी, गोंड जनजाति की जो मैं बात कहूँगी कि बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड है हमारा जो क्लैन होता है, जिसको हम गोत्र बोलते हैं। जैसे मैं जी। मंडावी हूँ, जी। मरई बोलते हैं, तो हमारी जो गोत्र व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। तो मैं जो आज भी बच्चे जो है हमारी जनजाति से, सभी से ये कहूँगी कि हमारी जो गोत्र व्यवस्था है उसका पालन करें। हमारा देव कोठार है, जहाँ जहाँ आप सबके देव रहते हैं, निवासरत हैं, उन पे श्रद्धा रखिए। जो हमारे पुरखा ने हमको रास्ता बताया है, उसी रास्ते पे हमको चलना है। तो मैं यही और ये चीज़ और बोलूँगी, मतलब गोड्स में आप सभी देखेंगे कि वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी होता है, जो हम मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। यहाँ पर क्या बात है, महिलाओं के लिए और महिलाओं के सम्मान में गोंड जनजाति की संस्कृति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अपनी बात पूरी कीजिए सारे। तो मैंने बचपन से देखा है, मेरी बड़ी माँ, पेरी पेरी बोलते थे हम बड़ी माँ को, तो मेरी पेरी जो बोले दैट इज़ फाइनल। तो हमारे परिवार में लेडीज़ का महत्व है, अपने निर्णय खुद लेती हैं, और कुछ भी डिसीजन लेना होता है महिलाएं लेती हैं। तो मुझे लगता है कि गोंड जनजाति में ये चीज़ डिफरेंट है, जहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार है। लेडीज, women of the family, they take decision. Women are the leaders. Women are empowered in गोंड जनजाति। ये बहुत बड़ा संदेश है जो इस जनजाति से मुझे लगता है हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को सीखना चाहिए। शादी नहीं की आपने? जी, क्या मैं पूछ देखिए, सकती हूँ ये क्यों? मेरा ही निर्णय था, मैंने बताया ना। जी। आदिवासी महिलाएं अपना निर्णय खुद लेती हैं, तो ये मेरा निर्णय था। तो ये आपने विरासत में लिया और उसके बाद आपने वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लिया। अच्छा, जी। शादी ना करने के कुछ फायदे हैं क्या? नहीं, समाज ने नियम बनाए हैं, सबको उस नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन सबके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, कंडीशंस रहते हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी।
अच्छा, हम बात छत्तीसगढ़ की करें और खासकर बस्तर की करें तो यह खनिज संपदा है। यहाँ पर आयरन, बॉक्साइट इतनी सारी खनिज मिलते हैं और कहीं न कहीं बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ पर एक्सेस कर पाए। तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, आप समझती हैं कि ये इन इन तीनों के बीच में कुछ ऐसी जंग है, एक आगे बढ़ेगा तो एक के साथ कुछ खिलवाड़ हो जाएगा? देखिए, इसके लिए जो आपने बात की डिस्प्लेसमेंट की, इसके लिए है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सभी जो भी अगर बॉक्साइट है, आयरन ओर है, कोल है, तो इसके लिए सभी नियम बने हुए हैं। फॉरेस्ट कंजर्व जो सामने वाली संस्था है, आवेदक एजेंसी जिसे कहते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है और उसको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी माइनिंग कार्य के लिए उनको चाहिए कोई ज़मीन, तो वो ज़मीन साइट स्पेसिफिक होनी चाहिए। साइट स्पेसिफिक का अर्थ है कि ये जो कोयला हमारे राष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है, बिजली उत्पादन होता है, तो साइट स्पेसिफिक्स उस जगह में ही मिलता है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसे जो हमारे गाइडलाइंस हैं, ऐसे कार्यों को स्वीकृत करते हैं जो साइट स्पेसिफिक होते हैं। तो साइट स्पेसिफिक में कार्यों में प्रोजेक्ट्स बन के जाते हैं। इसमें शासन निर्णय लेती है और उनको जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन होता है, जितना ज़मीन अगर वो ले रहे हैं उतना ज़मीन उनको रोपण करना पड़ता है, दुगुना क्षेत्र में रोपण करना पड़ता है। उनको जिस एरिया में माइनिंग एक्टिविटी है वहाँ सेफ्टी जोन बनाना पड़ता है। CSR एक्टिविटीज़ के तहत उनको वहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ जो गांव प्रभावित हैं उनको सुविधाएं, वहाँ ग्रामवासियों को सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो इतने सारे कंडीशंस हैं, इन सारे कंडीशंस को पालन करते हुए ही उनको अंतिम स्वीकृति भारत सरकार की मिलती है। और डेवलपमेंट और एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चल सकते हैं। मतलब जी। छत्तीसगढ़ की आप बेटी है, कांकेर से आप आती है, अब CCF बस्तर रेंज में आप कार्यरत है। यहाँ पर भी हमने देखा कि आज कई प्रेरणादायक कहानियां आई हैं बच्चियों की। एक छोटा सा संदेश उन्हें क्या देना चाहेंगी आप? सभी बच्चियों को ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे जहाँ आपको सक्सेस मिल सकता है। जो शिक्षा है, शिक्षा से कोई भी समाज आप देख लीजिए, जो शिक्षित है वही आगे है। तो बच्चियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा आपका हथियार है, इस हथियार को आप यूज़ करिए और जितना पढ़ सकती हैं पढ़िए और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाइए। आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सायलो मंडावी जी।